हेलो एवरीवन, आज हम बदबू कहानी पर बात करेंगे। ये शेखर जोशी की कहानी है। ये नई कहानी आंदोलन की कहानियों में से हम शामिल करेंगे। और जब हम बदबू कहानी पर बात करते हैं तो बेसिकली ये पूरी कहानी कारखाने में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उन मजदूरों में मिस्त्री, सर्चमैन, फोरमैन, चौकीदार आदि सब शामिल हैं। तो उनकी कहानी है ये, और इसके पात्र भी वही हैं। और इस कहानी में अनेक प्रतीकों के माध्यम से एक अलग लेवल की जो है संकेतों की ओर जो रचनाकार हैं उन्होंने संकेत किया है। वो बताते हैं कि लोगों में जो जीने की इच्छा है, जो संघर्ष है, वो प्रतीक रूप में हमें इस कहानी में दिखता है। जब तक बदबू आती है तब तक संघर्ष की गुंजाइश है और जीवन की संभावना है। जब व्यक्ति उन अत्याचारों का आदी हो जाता है जो उसके साथ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मर चुका होता है उसमें, और विषय यानी जीने की इच्छा ना पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस कहानी का जो नवयुवक होता है वो शुरू में ये सब कुछ देखकर, मतलब इस मजदूरी में पहले दिन जिस प्रकार उसका गुजरता है, उसे बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें बार बार हाथ धोता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसको बदबू आना ही बंद हो जाती है। तो वो क्या होता है, उस व्यवस्था का आदी हो चुका होता है, और जब वो व्यवस्था के अगेंस्ट आवाज उठाता है तो व्यवस्था उसको कुचलने का प्रयास करती है, और इस दरकिनार कुचलती है कि उसे धमकाया भी जाता है। तो फिर एट द एंड जो होता है वो भी आम लोगों की तरह ही बिल्कुल एकदम यंत्र मशीन बन जाता है। वो इंसान तो रहता ही नहीं है। फिर आखिर में थोड़ी सी, मतलब कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि जो नवयुवक है उसमें आज भी थोड़ा सा संघर्ष क्षमता बाकी है, और उसका संघर्ष क्षमता जब तक बाकी है, मतलब क्या है, संघर्ष की ना अभी भी कोई ना कोई उम्मीद है, मतलब वो जीवित है। अगर उसको बदबू आती है मतलब वो अभी भी जीवित है, जीने की इच्छा है उसमें, वो मशीन नहीं बना है। और काफ़ी चीज़ें ना, मतलब बेसिकली पूरी तरह व्यवस्था जो है वो किस प्रकार जो है कमज़ोर को दबाती है, नौकर बना कर रखती है, वही चीज़ें इसमें बताई गई है। किस प्रकार जो व्यवस्था के मालिक होते हैं उनके लिए अलग नियम होते हैं, आम के लिए अलग, ये सारी चीज़ें इस कहानी में बताई गई हैं, जिसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बदबू जो है एक कारखाने में काम करने वाले लोगों की जिंदगी पर आधारित कहानी है, और कारखाने में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी जिंदगी, उनका जो हंसना बोलना है, उनकी परिवार की स्थिति आदि का कुशलता से जो लेखक हैं शेखर जोशी, उन्होंने इसका चित्रांकन किया है। और उसके बाद व्यवस्था जो दबाती है उसके प्रति जब आवाज उठाई जाती है, आवाज उठाने का प्रयास किया जाता है, तो किस प्रकार व्यवस्था उसको कुचल कर रख देती है, और जब व्यवस्था क्या करती है उसको उस जाल में फंसा कर रख देती है, और जब वो उस लोगों का लीडर बनता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ जो उसके साथ मिले होते हैं उसके साथ भी गलत होता है। अतः सबल व्यवस्था में प्रतिकार के अकेले रह जाने की नियति ने कहानी को औद्योगिक जीवन पर लिखी गई अद्भुत कहानी बना दिया है। यानी कि जिस प्रकार जो है वो व्यवस्था के प्रति, मजबूत व्यवस्था के प्रति जब प्रतिकार होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके जीवन को बिल्कुल मशीनी जीवन बना दिया जाता है। उसका एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। बदबू जो है विषय यानी जीने की इच्छा और संघर्ष की प्रतीक के रूप में इस कहानी में आता है। जब तक वह महसूस हो रहा है कि जो संघर्ष की गुंजाइश है, मतलब जीवन की संभावना है, और मानवीय संवेदना है के बचे रहने के संकेत हैं। जब मानवीय संवेदना खत्म हो जाती है, वास्तव में व्यक्ति जीवित नहीं रह जाता है ना। और जो पूंजीवादी व्यवस्था इस तरह से पिस देती है आम आदमी को कि बदबू होते हुए भी उसे क्या होते, कारखाने के लोगों को बदबू नहीं महसूस होती है। ये व्यवस्था जो है वो क्या करती है, काम करने वाले हैं कामकाजी जानवर में तब्दील कर देती है लोगों को, मजदूरों को। अगर संवेदना थोड़ी बहुत बची भी हो तो वो भी उसे पेट और परिवार और बच्चे के नाम पर मार देते हैं। जैसे जो इस कहानी का नौजवान होता है, वो किस प्रकार उसकी तनख्वाह जानबूझकर काट ली जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फाइन लगाया जाता है, जिसकी वजह से उसके बच्चे की जो टोपी होती है वो रह जाती है।
तो फिर जब वो चीज़ों को देखता है, जैसे मतलब उसको अगर मिलने हैं 50 रुपये तो उसको मिल रहे हैं 45 रुपये, और या फिर 55 रुपये मिलना है तो उसको फिर 48 ऐसे मिल रहे हैं। तो असल में वो व्यक्ति क्या होता है कि वो सोचता है कि बाल बच्चे वाला इंसान इस प्रकार अगर मतलब ऐसे व्यवस्था से लड़ेगा तो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर बैठेगा, है ना। तो फिर वो व्यवस्था के अगेंस्ट आवाज उठाना ही बंद कर देता है। कारखाने के बंद दरवाजे के भीतर वे इतने परवश हैं कि उसका असर उनकी सांसों में घुल मिल जाता है ना। इसी प्रकार इसी कहानी में काम करने के लिए एक नौजवान भर्ती होता है और पहले दिन काम कर चुकने के बाद उसके हाथ गहरी बदबू से भर होते हैं। तो कई बार धुलने के बाद भी बदबू नहीं जाती है। उसके बाद उसका एक साथी कहता है कि आ जाओ हाथ धोने के लिए तेल में धो लो। तो केरोसिन तेल की गंध के का फिर वो दोनों जो होते हैं हाँ कोहनी तक क्या करते हैं कि हाथ केरोसिन में डुबो देते हैं। और उसके बाद क्या होता है उस उनके हाथों से ना कि जैसे मतलब केरोसिन की गंध आना शुरू हो जाती है और खींच और गंध से मतलब जो होता है वो नवयुवक मुक्ति पा लेना चाहता है और नल पर पहुंचकर उसने वो बार बार साबुन से हाथ धोता है, लेकिन केरोसिन की जो गंध होती है वो नहीं जाती है। और ऐसे में ना वहाँ पर जो एक मजदूर होता है कारखाने का, घासी नाम होता है उसका, वो बड़ा आनंद ले रहा होता है और वो एक किस्सा सुनाता है लोगों को। वो भी लाइन में ऐसे लगा होता है, वो किस्सा सुनाता है लोगों को। वो कहता है कि एक गांव के मेहतर की लौंडिया, मतलब जो मेहतर होता है उसकी बेटी आती है और उसकी शादी जो होती है शहर में हो जाती है। और फिर वो क्या करती है कि शहर में मतलब मेहतरों को तो कभी गंद उठाने की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर वो क्या करती है जब नई नई शहर में आती है तो रात दिन जो है नाक मुंह सिकोड़ती है और अपने पति से कहती है कि बदबू आती है बदबू आती है। फिर वो पति क्या करता है मतलब ऐसे में अपना पेशा तो छोड़ नहीं सकता। फिर धीरे धीरे क्या करता है कि उसकी जो वाइफ होती है वो भी काम पर जाना शुरू कर देती है। और उसके बाद 6 महीने बाद क्या होता है कि जो लड़की होती है उसकी माँ भी यहाँ पर क्या होती है आती है अपनी बेटी से मिलने के लिए और हाथ में झाड़ू बाल्टी लिए बेटी को पाती है। और शुरू में प्यार से तो उसे गले लगा लेती है, फिर बाद में धीरे धीरे ना वो नाक मुंह सुखाना शुरू कर देती है। तो बेटी पूछती है कि क्या हुआ आप नाक मुंह क्यों सुकोड़ रहे हो। तो माँ बोलती है बेटी बदबू आती है। तो बेटी कहती है कि कैसी बदबू, मुझे तो कोई बदबू नहीं मालूम देती। तो इस किस्से में मतलब घासी यही बताता है कि यही हाल इन भाई साहब का भी है, नए नए हैं और बार बार सूंघते हैं बदबू आती है, कुछ टाइम बाद देखना क्या होता है इन्हें भी बदबू आनी बंद हो जाएगी। बदबू ना महसूस करने वाले एक अलग जो वर्ग चरित्र है, मतलब जिन्हें बदबू नहीं महसूस हो रही उनका एक अलग ही वर्ग है। वो ऐसा वर्ग है जो समझौता परस्त है, मतलब जो स्थिति से समझौता कर चुका है और स्थितियों के अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया। और वैसे ही घासी आदि जो हैं वो उन्होंने स्थितियों से समझौता कर लिया है। कारखाने के और भी कुछ तौर तरीके हैं। काम समाप्त होने के बाद सबको तलाशी देनी पड़ती है, मतलब वो वाला कहाँ बदबू वाला किस्सा खत्म हुआ नल के पास हाथ धोने वाला। अब उसके बाद केरोसिन की बदबू वाले किस्से के बाद एक होता है कि सबको ना जाने से पहले ना क्या करना होता है, तलाशी देनी होती है। तो कारखाने से सबको निकलने से पहले तलाशी देनी होती है। ऐसे में सब लाइन में लग जाते हैं और जो है उनकी तलाशी ली जाती है हाथ पैर जेब से सबकी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है और बड़े फाटक से पहले फिर एक पंक्ति लगती है और इस बार पंक्ति के पहले सिरे पर खड़ा हुआ जो सिपाही होता है तलाशी नहीं ले रहा होता है, वरन यह देखने के लिए खड़ा होता है कि कोई व्यक्ति कटघरे में आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांघे बिना तो नहीं चला गया, है ना। और तलाशी सहित कूद फांद की प्रक्रिया से भी उन्हें गुजरना पड़ता है। और फिर उसके बाद इस उछल कूद का जो प्रयोजन, लेखक भी ऐसे उछल कूद करता हुआ आता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है तो सारे ऐसे आ रहे होते हैं। तो फिर उसे ये समझ नहीं आता है इसका पीछे इसका रीजन क्या है। उसे लगता है कुछ भी नहीं। कारखाने में लगातार खटकने वाले मजदूरों पर इस तरह संदेश करना, उन्हें बंदर की तरह उछल कूद करने को बाध्य करना व्यवस्था का बुना हुआ एक जाल है, उसमें भय के तार लगे हुए हैं, ऐसा वो
मानता है, या जो रचनाकार है शेखर जोशी वो कहलवाते हैं नवयुवक से, है ना। और शेखर जोशी कहते हैं कि आदिम व्यवस्था में आदमी भी बंदरों की प्रजाति की तरह जो जीवन जीता है। आदिम की बुद्धि तर्क सही गलत का भेद कर सकने की क्षमता ने उसे आज की स्थिति में पहुंचा दिया है। जब आदमी तर्क नहीं करता, विश्लेषण की क्षमता खो देता है और सब कुछ को बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है, तो आदमी आदमी न रहकर क्या होता है, बंदर बन जाता है। उसका अंदर का जो आदमी होता है वो मर जाता है। ऐसा जो है शेखर जोशी कहते हैं। फिर उसके बाद इस उछल कूद का प्रयोजन वो नहीं समझ पाता और गेट से बाहर निकलकर उसने अनुभव किया कि जैसे एक बंद कोठरी से निकलकर उसने खुली हवा में सांस ली है। और पहले दिन स्थितियों की यह विकटता उसे डराने के लिए पर्याप्त थी। वह सोचने लगा कि क्या सच ही एक दिन वह भी जो है सब कुछ सहन करने का आदी हो जाएगा और नीली छतरी वाले के जो मतलब ईश्वर के एहसानों का बोझ उसकी कमर को भी वैसे ही झुका देगा। इसी घुटन और अवसाद की छाया में उसके दिन बीतने लगे और मजदूर लोग जो हैं कि पहली सीटी पर जो कारखाने की ओर चल देते और दिन भर खटकने के बाद थकी लस्त देह लिए फिर घर वापस लौट जाते, है ना। इसी बीच एक दिन एक घटना घटती है। कारखाने में बीड़ी सिगरेट पानी की जो मनाही थी लेकिन जो बुधुन नाम का एक मजदूर था उसने क्या किया, बीड़ी पी एक दिन, और उसे पीते हुए ना साहब देख लेते हैं। तो बुधुन को कड़ी चुनौती के साथ 1 रुपए का जुर्माना दे दिया जाता है, घोषणा कर दी जाती है। और ये सब जो वो युवक होता है, नौजवान, वो देख रहा होता है, उससे सहन नहीं होता। उसने ऊंचे स्वर में कहा, साहब आग तो सभी की बीड़ी सिगरेट से लग सकती है और अफसर साहब तो सारे कारखाने में मुंह में सिगरेट दाबे घूमते रहते हैं। और भीड़ में यह भयानक खामोश, एक भीड़ जो होती है वो खामोशी छा जाती है कि उन्हें पता होता है कि इसके बाद इसका नौजवान का क्या हाल होगा। इस मुंहजोरी नए आदमी की उद्दंडता देखकर जो साहब होते हैं मुंह तमतमा उठता है और बड़ी कठोरता से उनके मुंह से निकलता है, ठीक है हम देखेंगे, ठीक है। और घटना स्पष्ट करती है कि व्यवस्था के दोहरे मानदंडों का जो मानदंड है उस पर प्रश्न उठाना कहीं ना कहीं उद्दंड यानी कि ये क्या है, उसके अगेंस्ट जाना है और इसे वो व्यवस्था सहन नहीं करती है। वह आग जो बुधुन जैसे लोग निकल कर राख बना देते हैं, नौजवान में अभी भी बची हुई थी, इसलिए वह अन्याय बर्दाश्त नहीं करता है। पूंजीवादी और सामंतवादी व्यवस्था उसकी नीति पर शक करने, उस पर प्रश्न उठाने को विद्रोह मानते हैं और ये विद्रोह करने का जो साहस है उस नौजवान ने दिखाया था। उन्हें स्वयं भय होता है कि यदि उसके भय का आतंक जो है, जैसे साहब जैसे लोग जो होते हैं वो ये डरते हैं कि अगर उनका भय खत्म हो गया तो प्रश्न ही प्रश्न उठेंगे और उसकी दूसरों के उत्पादन पर जो टिकी लाभकारी व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, है ना। इसीलिए वे ऐसे लोगों को बेरहमी से दमन करते हैं। उनकी नीति होती है कि व्यक्ति को समूह बनाने से पहले ही तोड़ दिया जाए और ऐसा ही जो है साहब करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से किसी ने भी मतलब बीड़ी वाले की जो उस घटना के बाद किसी ने बीड़ी वाले की तारीफ नहीं की, लेकिन सभी उसके साथ बात करना चाहते थे, सबको अच्छा लगा था और उससे निकटता लाना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो उससे ईर्ष्या और उपेक्षा की भावना रखने लगे और ये जो ईर्ष्यारुल लोग थे वे थे जो मजदूरों के नेतागिरी नाम पर साहबों और मजदूरों दोनों से लाभ लेते हैं। मतलब साहब के साहब हुए तो साहब की चापलूसी, मजदूरों के साथ हुए तो मजदूरों से अपना काम निकालते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, बीड़ी वाली घटना के बाद उस नौजवान से कई लोग जुड़ चुके थे और सबने मतलब अपना अपना गुस्सा दिखाया और व्यवस्था से उनकी तमाम मांगे थी। तो इस संबंध में सब लोग उसके घर पर रात में बैठकर बात भी कर चुके थे। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच व्यवस्था का एक खबरी भी था और उसने क्या किया, रात की सारी रिपोर्ट जो है चीफ साहब के पास पहुंचा दी। उसे साहब के सामने पेश होना पड़ा और फिर उसके साहब और उसके बीच क्या बातचीत होती है ये देखिए। इस
जो पेशी में साहब और नौजवान के बीच बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहब हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, जमाना बुरा है, बाल बच्चों वाले आदमी हो, ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तो नौजवान कहता है ऐसा कोई खतरनाक काम तो मैंने नहीं किया साहब। फिर वो साहब कहते हैं कि हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, कल रात तुम्हारे घर जो मीटिंग हुई थी वो क्या था, है ना। तो मतलब मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी। तो फिर वो नौजवान कहता है 2-4 यार दोस्त बैठने के लिए आ जाएं तो मीटिंग कौन कहेगा इसे साहब, है ना। तो साहब कहते हैं सुनो जवान, यार दोस्त की महफिल में गप्पे होते हैं, ताश खेले जाते हैं, शराब पी जाती है, स्कीमें नहीं बनती, है ना। तो क्या बोलते हैं, रणनीति नहीं बनती। तो फिर वो जो होता है, नौजवान कहता है साहब लोगों को मकान की परेशानी है, छुट्टियों का ठीक हिसाब नहीं है और छोटी छोटी बातों पर जुर्माना होता है, ये सब अर्जी जो है हमें करनी थी आपसे। तो साहब जो है मैं कौन होता हूँ, मतलब मैं भी तुम्हारी तरह मजदूर नौकर हूँ, तो और मतलब ये मेरे हाथ में नहीं है। तो नौजवान कहता है फिर जो सुनेगा उससे ही हमें बात करवा दीजिए। साहब कहते हैं तुम बाहर की पार्टी के एजेंट हो, ऐसे लोगों की हड़ताल करवाते हो, मैं एक एक को सीधा करवा दूंगा, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि नौजवान के काम के बदलाव की सूची जो है सूचना मिस्त्री ने उसे दे दी। मतलब फिर साहब ने एक स्टेप लिया उसके अगेंस्ट नौजवान के, और उसको क्या किया, कास्टिक टैंक में काम दे दिया, जो बहुत टफ काम था। अभी साहब को खुशी मतलब जो थी, अभी साहब को खुश ने तुम्हारी जो है वो कहता है, मिस्त्री कहता है कि अभी चाहो तो साहब को खुश कर दो और जो तुम्हारा ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। सच कहना सबसे खतरनाक है, इसलिए सबसे बड़ा जुर्म है। मतलब वो कहता है कि क्योंकि उसने सच बोला था और वो बात साहब को बुरी लग गई, और इसी वजह से उसका जुर्म जो है, उसका नुकसान उसे भुगतना पड़ा और उसका ट्रांसफर कर दिया गया, वो भी टफ काम में। और वो बिना बोले कास्टिक जो टैंक है उसमें चला गया, और उसने महसूस किया टैंक पर काम करने वाले जो मजदूर हैं वो जानबूझकर उससे दूर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में उन्हें पता है कि अगर वो बोलेंगे इससे, भले ही वो उससे प्रभावित है, लेकिन अगर उससे बोलेंगे तो इसके तरह उनका भी बुरा हाल होगा। तो काम के बाद उस दिन जब वह घर पहुंचा तो शाम को जो है हरीराम को छोड़कर कोई साथी नहीं आया था। तो हरीराम कहता है हम तो तुम्हारे एक की मानो बीवी बीमार है, लेकिन बाकी सबको आना चाहिए था। और हरीराम फिर कहता है कि हम तो तुम्हारे पीछे हैं साहब, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे, और मैं तो ठीक टाइम पर आ गया, देख लो। तो फिर वो मतलब जो होता है नौजवान, उसको सब पता होता है कि यही खबरी है। वो कहता है तुम ही ठीक टाइम पर ना आओगे तो चीफ साहब को रिपोर्ट कौन देगा, क्योंकि उसे पता है कि हरीराम ही खबरी है। और फिर उसके बाद वो अपनी साइकिल उठाता है और चल देता है। एक बार उसके खाने के खाली डब्बे में क्या होता है कि कागज के पुर्जे डाल दिए जाते हैं, लेकिन फिर जो नौजवान होता है वो क्या करता है, उसको भारी भारी लगता है तो वो निकाल कर रख देता है। फिर उसके बाद जो तलाशी लेने वाले होते हैं उसकी खूब तलाशी लेते हैं फोरमैन सर्चमैन, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। मतलब उसके साथ षड्यंत्र होना शुरू हो जाता है, एक के बाद एक। फिर प्रातःकाल कारखाने का गेट जो है अंतिम सायरन के बाद थोड़ी देर तक खुलता है। उससे आसपास जो लोग होते हैं पहुंचकर खाने में चले जाते हैं। हालांकि नियम यही होता है कि सायरन के बाद गेट बंद कर दिया जाएगा और आधे घंटे बाद खोला जाएगा। और एक दिन क्या होता है कि वो थोड़ा सा लेट हो जाता है और 20-30 गज की दूरी पर ही होता है, परंतु चौकीदार ने उसको देखते गेट बंद कर दिया। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके साथ उसको पनिशमेंट मिलती है, जिसमें क्या होता है 6-8 आना जो होता है उसे कम दिया जाता है। और पिछली बार भी उसकी पत्नी ने 55 आना का हिसाब लगाया था, लेकिन उसको जो वेतन है वो मिला था 54-8 आना, है ना। तो इस वजह से उसका जो बबुआ था, उसका बेटा था, उसकी क्या है उस महीने जो है टोपी नहीं आ पाई थी। तो एक आदमी के कारण इतने लोगों का नुकसान हो गया, और ऐसे लड़ने भिड़ने को ही जवानी बना रखी है, मतलब
जवानी बना रखी हो तो आदमी दंगल करे, अखाड़े में जाए, ऐसा मतलब एक पात्र के माध्यम से जो है बुजुर्ग पात्र के माध्यम से शेखर जोशी कहलवाते हैं। और नौकरी में तो नौकर बनकर ही रहना पड़ता है ना। ऐसा क्या कर दिया एक आदमी ने जो सबका नुकसान हो गया। इसमें पहले प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बाद खुद ही उसका जवाब भी दिया है। जैसे ऐसा क्या कर दिया एक आदमी ने जो सबका नुकसान हो गया। उसने नौकरी में कहाँ चूक की, है ना। वह कब नौकर नहीं था, उसने मेहनत से सारे काम किए। जहाँ बदली की गई वहां भी उसने काम में कोई लापरवाही नहीं की। एक दिन में थोड़े से विलंब की देरी की वजह से क्या हो गया कि मतलब उसकी तनख्वाह काट ली गई। हाँ, हमेशा तो वो टाइम पर आता था, है ना। और कभी किसी के साथ अभद्रता नहीं की। नौकरी में जहाँ भी उसको ट्रांसफर किया गया पूरी कठिन मेहनत के साथ उसने पूरा मेहनत की, ठीक है। मतलब फिर उसके साथ ऐसा गलत क्यों? क्या इसीलिए कि उसे एकदम अकेला कर दिया जाए? वह लोगों के बबुआ की टोपी ना आ पाने का नैतिक जो उत्तरदायित्व है स्वयं पर लेने लगे। उसे ऐसे मानसिक जो धरातल पर पहुंचा दिया जाए कि वह हर गलती में अपने कोई ही भूमिका मतलब अपने आप को ही जिम्मेदार माने। वह इतने दबाव में आ गया कि लोगों से कटने लगा और चुप हो गया और धीरे धीरे क्या है लोगों को अपना दुश्मन मान बैठा। मतलब ये ना व्यवस्था की एक चाल होती है और व्यवस्था यही चाहती थी। अनेक षड्यंत्र रचकर आखिरकार उसको इस व्यवस्था में पहुंचा देती है, जिसे इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया मतलब नामक एक मानसिक बीमारी कहा जाता है। जिसमें क्या होता है व्यक्ति इतना ज्यादा सतर्क हो जाता है गलतियों से बचने के लिए कि उससे बार बार गलतियां होती हैं और ऐसी ही वो व्यवस्था करना चाहती है। इन घटनाओं का उस पर असर भी होने लगा था। और फिर कहानी के अंत में ना शेखर जोशी कहते भी हैं कि नौजवान की जिजीविषा के बचे रहने का वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से उन्होंने किया है। किस प्रकार किया है वो आप देख भी सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे यंत्रवत काम करना और कैंटीन मैनेजर से काफी चाय की शिकायत नहीं करना और पहली बार मीटिंग में हाथ धुलना। और मतलब इसमें इस वाले पंक्ति में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि वो क्या करता है दिन भर वह यंत्रवत काम करता रहा और थकान के कारण शरीर चूर चूर हो गया था, परंतु बैठकर मतलब रेस्ट लेने को भी उसका मन नहीं हुआ। और कैंटीन में जाकर जब उसने चाय पी तो चाय काफी फीकी थी। पहले ऐसा होता था तो वो शिकायत कर देता था मैनेजर से, लेकिन इस बार उसने आधी चाय पीकर छोड़ दी थी। और गैस तेल लगा हुआ जो सामान उठाने के कारण जो है उसका हाथ गंदा हो जाता है और सायरन की आवाज उसके कानों में पड़ती है। और अगर वो ना काम बंद कर देता है और ऐसा मालूम होता है कि अगर वो सायरन की आवाज उसके दिमाग मतलब उसको ना सुनाई पड़ती तो वो उसी मशीन की तरह काम करता रहता। जल्दी जल्दी में उसने क्या किया, दोनों हाथ केरोसिन तेल से धो डाले और साबुन का डिब्बा टटोला तो देखा उसमें साबुन ही नहीं है। फिर वो मिट्टी में जमीन में पड़ी हुई थोड़ी सी मिट्टी लेकर हाथ को रगड़ता है और धोता है। फिर पिछली 3-4 महीनों में उसने नौकरी में आज तक पहली बार क्या होता है कभी उसने पहले मिट्टी से हाथ नहीं धोया था, पहली बार उसने मिट्टी से हाथ धोया और भुरभुरी जो मिट्टी होती है को पानी के साथ लगाकर उसके हाथों में मला और फिर दोनों हाथ नल के नीचे लगा दिए। पानी के साथ मिट्टी की पतली परत भी बह चली और दूसरी मिट्टी लगने से पहले उसने अपने हाथों को सूंघा, अनुभव किया, हाथ की जो गंध है मिट गई। सहसा वह विचित्र आतंक से उसका जो समूचा शरीर शिहर उठा। आपने देखा किस प्रकार मतलब क्या है कि वो मिट्टी से हाथ धोता है और जैसे ही सेकंड मिट्टी लगाने जाता है उससे पहले जब वो हाथों को सूंघता है तो उसकी मिट्टी की जो गंध है नहीं आती है। मतलब कहीं ना कहीं वो व्यवस्था उसे जो चाहती थी वो कर चुकी है। वो उसके अंदर जिजीविषा खत्म हो जाती है। उसे लगा जैसे आज वह भी घासी की तरह जो है बदबू का आदी हो गया है। उसने चाहा कि एक बार वह फिर से हाथों को सूंघ ले, लेकिन उसका साहस ना हुआ, उसमें हिम्मत ना हुई। परंतु फिर भी बड़ी मुश्किल से उसने क्या किया, दोनों हाथों को नाक तक ले गया। इस बार जो है उसे बदबू आई और जिसकी वजह से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और खुशी का ठिकाना क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो है बदबू का शीर्षक यही तो सार्थकता जो है वो स्पष्ट करती है। क्योंकि
बदबू से भला हर्षित होने का क्या मतलब है? तो बदबू जब तक महसूस हो रही है मतलब उसके प्रति संघर्ष है, प्रतिकार है, व्यवस्था से समझौता नहीं है। इसका मतलब व्यवस्था से वो समझौता नहीं करेगा। इसीलिए जब नौजवान को दूसरी बार सूंघने पर बदबू महसूस होती है तो वह प्रसन्न होता है। उसे खुशी होती है कि सारी परेशानियों के बावजूद वह हारा नहीं है, चूका नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है और जो बदबूदार व्यवस्था का अंग नहीं बना है। इसी के साथ कहानी जो होती है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये जो डिस्कशन था सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कशन से आप पंक्तियाँ उठाकर लिखेंगे। ये पूरी चाहे आ जाए कि बदबू शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए या कहानी का मूल्यांकन कीजिए या फिर और कहानी का प्रतिपाद्य तो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ रखा है। तो ये चैप्टर इतना काफ़ी है, आप मेरी वीडियो से इसको कवर कर लें। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी तीसरी कसम और एक वीडियो आएगी लास्ट 4 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।